पिछली वीडियो में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बहराम शाह उसका उत्तराधिकारी बनता है। बहराम शाह के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था या कोई अन्य सरदार था जिसे अमीरों ने मिल करके उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, क्योंकि मिनहाजुल सिराज कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र नहीं था बल्कि उसकी 3 पुत्रियां थी। जुबैनी भी कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए ये माना जाता है कि बहराम शाह उसका पुत्र नहीं था बल्कि एक अमीर था जिसे अमीरों के सहयोग से उसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। बहराम शाह ने लाहौर को अपनी राजधानी बना करके शासन करना आरंभ किया, जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा था, लेकिन यह एक बहुत ही योग्य शासक सिद्ध नहीं हुआ। इसके समय में तुर्क साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। उस समय गजनी, सिंध और लखनऊती ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर 3 प्रमुख मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। गजनी में ताजुद्दीन यलदौद था जो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी अपने अधीन मानता था। सिंध में नासरुद्दीन कुवाचा शासन कर रहा था जो बहराम शाह के समय में, जब तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, क्योंकि वे उसका संबंधी होने के नाते वो शांत रहा, लेकिन बहराम शाह के शासक बनते ही वो सिंध में अपने स्वतंत्र स्थिति को घोषित कर देता है, एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि शायद बहराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था। अगर पुत्र होता तो नासिरुद्दीन कुवाचा का भी संबंधी होता और तब शायद वो ऐसा न करता। दूसरे लखनऊती में अली मर्दान जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बहराम शाह के समय में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। यह 3 क्षेत्र जब दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाते हैं और दूसरी ओर रणथंभौर, ग्वालियर और बरन, इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तब दिल्ली के अमीरों को लगा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो एक दिन संपूर्ण तुर्क साम्राज्य का पतन हो जाएगा। इसलिए दिल्ली के सिपह सालार अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली के अमीरों की सलाह पर दिल्ली के अमीरों से मशविरा किया और उसके द्वारा यह तय किया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को बहराम शाह के स्थान पर दिल्ली का सुल्तान नियुक्त कर दिया जाए। इसलिए इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाया गया और दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। बहराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध में बहराम शाह की पराजय होती है और उसे पकड़ करके बदायूं भेज दिया जाता है, जहां उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान तो बन जाता है, लेकिन उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। समस्याएं उसके सामने हैं, एक तो ताजुद्दीन यलदौद है जो इल्तुतमिश के शासक बनने पर उसे दंड और छत्र भेज करके अपने अधीनता में शासक घोषित करता है। दूसरा, सिंध में नासिरुद्दीन कुवाचा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था। लखनऊती में अली मर्दान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था। हालांकि अली मर्दान ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। उसके शासन से तंग आकर के लखनऊती के खिलजी सरदारों ने, बंगाल के खिलजी सरदारों ने उसकी हत्या कर दी और उसके स्थान पर हिसामुद्दीन एवाज खिलजी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया गया, जिसने गयासुद्दीन
के नाम से अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इन तीनों से निपटना और राजपूताना के इस क्षेत्र को फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना, यह इल्तुतमिश की सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा सबसे पहले तो इल्तुतमिश को अपने आप को अस्थायित्व प्रदान करना था, अपने आप को अस्थायी शासक बनाना था, क्योंकि लाहौर के अमीर अब भी नहीं चाह रहे थे कि इल्तुतमिश शासक बने। वो आराम शाह की हत्या से बहुत ज्यादा खिलाफ थे। वहीं दिल्ली के अमीर चाहते थे कि इल्तुतमिश एक अस्थायी शासक बने। इसलिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया कि अपने वफादार गुलामों का एक दल नियुक्त किया, जिसमें 40 गुलाम थे, और इसे तुर्के चहलगामी के नाम से जाना जाता है। ये 40 गुलाम ऐसे थे जो इल्तुतमिश के गुलाम थे, और उसने शासक बनने के बाद इन्हें अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त करके इनको अनुग्रहित किया था। इसलिए पूरी तरह से इल्तुतमिश के वफादार थे। इन 40 सरदारों के, 40 गुलामों के मजबूत होने पर लाहौर के और दिल्ली के अन्य अमीर धीरे धीरे इल्तुतमिश के अधीन होते चले गए, और अपने स्थिति को उसने सुदृढ़ कर लिया। अपने स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद उसका जो सबसे पहला युद्ध होता है वो होता है गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज से। कारण उसका यह था कि फारस के शाह अलाउद्दीन ख्वारिज्म शाह ने, अलाउद्दीन ख्वारिज्म शाह ने गजनी पर आक्रमण कर दिया और यल्दौज को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। यल्दौज जो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन मानता था, वो आता है लाहौर पर अधिकार करके पंजाब के क्षेत्र पर शासन करना आरंभ कर देता है और इल्तुतमिश को अपने अधीन शासक मान बैठता है। अब इल्तुतमिश के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पहली वो समस्या यह है कि या तो अपने आप को ताजुद्दीन यल्दौज के अधीन घोषित कर दे, दिल्ली का शासन छोड़ करके ताजुद्दीन यल्दौज को सौंप दे और उसके अधीन किसी सूबे का सूबेदार बन जाए, या फिर ताजुद्दीन यल्दौज से युद्ध करे। इल्तुतमिश को यह मंजूर नहीं था कि वह पुनः सूबेदार की स्थिति में आ जाए, इसलिए उसने ताजुद्दीन यल्दौज से युद्ध करना चाहा और 1215-16 में ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। तराइन के 2 युद्धों के बारे में हमको पता है, लेकिन तराइन का एक तीसरा युद्ध भी हुआ था जो इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के मध्य में हुआ था। इसमें ताजुद्दीन यल्दौज पराजित होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इस क्षेत्र से इल्तुतमिश पूरी तरह से गजनी के क्षेत्र पर, लाहौर के क्षेत्र पर, गजनी को नहीं बल्कि लाहौर और पंजाब के क्षेत्रों पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। अब उसके सामने सिंध का राज्य है, लखनौती है और राजपूताना का क्षेत्र है। इसी बीच में एक अन्य समस्या उठ खड़ी होती है और वो है मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण भारत पर हुआ तो नहीं, लेकिन मंगोलों के आक्रमण का एक खतरा भारत पर जरूर उत्पन्न हो गया, जिसे इल्तुतमिश ने बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही समझ के साथ उस आक्रमण को टालने में वो सफल रहा। आक्रमण होता यूं है कि 1220-21 ईस्वी में महान मंगोल विजेता चंगेज खान
फारस पर आक्रमण कर देता है। फारस पर आक्रमण कर देता है और यहाँ का शासक अलाउद्दीन ख्वारिज्म शाह स्वयं कैस्पियन सागर की तलाशी में भाग जाता है और उसका पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी भाग करके सिंध की ओर चला आता है। मंगोल सिंध नदी तक उसका पीछा करते हैं, उसके बाद वापस लौट जाते हैं और सिंध की तलहटी वाले क्षेत्र में जलालुद्दीन मंगोरी अपने आप को स्थापित कर लेता है और वहां पर शासन करना आरंभ कर देता है। यहां तक कि वो आगे बढ़ करके पंजाब पर भी अधिकार कर लेता है। अब यह है सिंध की तलहटी वाला क्षेत्र 4 प्रमुख शक्तियों का युद्ध क्षेत्र बन जाता है, जिसमें मंगोल है, मकबरनी है, खोखर हैं और नासिरुद्दीन कुबाचा है। इन चारों का ये एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है और ऐसी स्थिति को देख करके इल्तुतमिश अपने आप को शांत रखता है। वो केवल परिस्थितियों पर निगाह रखता है और अपने पश्चिमोत्तर सीमा को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि मध्य एशिया से चंगेज खान का जो अभियान शुरू हुआ था वो समूचे क्षेत्रों को रौंदता हुआ चला जा रहा था। भारत पर भी उसके आक्रमण का खतरा था, इसलिए वो ये देख रहा था कि किस तरह से मंगोल के आक्रमण से बचा जा सके। मकबरनी भाग करके जाता है लाहौर की ओर और इल्तुतमिश से मदद मांगता है अपना दूध भेज करके। इल्तुतमिश के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक तरफ एक मुस्लिम शहजादे द्वारा उससे मदद मांगी जाती है, वो इनकार भी नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ अगर वो भारत में मकबरनी को शरण देता है तो मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। बड़ी ही सूझबूझ के साथ इल्तुतमिश ने इस समस्या से निपटना चाहा। उसने मकबरनी के दूत की हत्या करवा दी और विनम्रता पूर्वक मकबरनी को शरण देने से मना कर दिया और उसे यह भी कहा कि आप पंजाब के इस क्षेत्र को छोड़ करके वापस चले जाएं। इस प्रकार उसने अपनी सूझबूझ के द्वारा मंगोल आक्रमण के खतरे को टाल दिया। मकबरनी आता है और सिंध के इस तलहटी के क्षेत्रों पर आक्रमण कर लेता है। खोखर नेता या खोखर सरदार की पुत्री के साथ विवाह करके खोखरों को अपना संबंधी बना लेता है और अब नासिरुद्दीन कुबाचा के क्षेत्रों को, जो खोखरों का भी दुश्मन था, उसके क्षेत्रों को भारी जीत करके भारी क्षत पहुंचाता है। और इस प्रकार से 1224 ईस्वी में जब मंगोलों का भय भारत से समाप्त हो गया, मध्य एशिया से वो वापस चले गए, तो 1224 ईस्वी में नासिरुद्दीन की शक्ति को कमजोर करता हुआ, लूटता हुआ इसके क्षेत्र को मकबरनी पूरा वापस चला जाता है। इस तरह से इल्तुतमिश मंगोलों के आक्रमण के भय को टाल देता है। अब इसी बीच में एक घटना और हुई थी कि जब इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित कर दिया था, तो उसके पराजित करने के बाद वापस आने पर कुबाचा ने बढ़ करके आगे लाहौर पर कब्जा कर लिया था, जिसे 1217 में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नेतृत्व में कुबाचा को लाहौर से बाहर निकाल दिया गया था। अब जब 1224 ईस्वी में जलालुद्दीन मकबरनी नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्तियों को नष्ट करके वापस चला गया, अब
इल्तुतमिश के सामने मौका था कि कुबाचा की शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। इसी बीच में सबसे पहले उसने लखनौती की ओर ध्यान दिया। लखनौती में उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा आक्रमण किया गया और उस पर अधिकार कर लिया गया। गयासुद्दीन को पूरी तरह से पराजित कर दिया गया। फिर 1226 में ही 1226 में जहां नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बंगाल पर आक्रमण किया जाता है, वहीं इल्तुतमिश के नेतृत्व में रणथंभौर और जालौर को विजित कर लिया जाता है। इन क्षेत्रों पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के बाद इल्तुतमिश सिंध पर आक्रमण करता है और नासिरुद्दीन कुबाचा को अपनी शर्तों पर संधि करने के लिए विवश करता है। नासिरुद्दीन कुबाचा संधि नहीं करता और सिंध नदी में डूब करके अपनी आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से ये संपूर्ण क्षेत्र अब इल्तुतमिश के अधीन हो जाता है बिना किसी अन्य प्रतिरोध के। 1229 में एक बड़ी दुखद घटना होती है और इल्तुतमिश का सबसे योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की बंगाल में मृत्यु हो जाती है। इस ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद इख्तियारुद्दीन बल्का नाम के इख्तियारुद्दीन बल्का नाम का एक खिलजी सरदार विद्रोह कर देता है और अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, जिसे दबाने के लिए 1230 में इल्तुतमिश स्वयं जाता है और उसकी शक्ति को नष्ट करके बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लेता है और बंगाल बिहार को अलग अलग 2 सूबे बना देता है। इसके बाद अब इन क्षेत्रों पर और इस क्षेत्र पर बंगाल और बिहार को दिल्ली सल्तनत में के पूरी तरह से अधीन करने के बाद यहाँ तक कि दोआबा के क्षेत्रों में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेने के बाद केवल एक क्षेत्र बन रहा था जिस पर इल्तुतमिश को पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना था। 1226 में उसने रणथंभौर को, 1228 में जालौर को, 1231 में उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया और ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया गया। और इसी ग्वालियर के युद्ध के बाद ग्वालियर विजय के बाद उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 1234 में उसने कलिंजर की विजय की और 1234-35 में उसने मालवा तक अपना अभियान किया और मालवा के क्षेत्रों पर मंडौर तक अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह इन संपूर्ण क्षेत्रों पर दिल्ली सल्तनत के एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर चुका था। अगले वीडियो में अब हम उसके प्रशासनिक सुधारों और राजत्व सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।